बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर हैं। सुबह से लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझने की भी कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के आसपास ग्रहण की शुरुआत हुई थी, 12:30 बजे तक ये ग्रहण होगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत में इसका असर कितना होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं, कहां कहां पर किस किस जगह पर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में भी होंगे। और उन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं गुड न्यूज टुडे पर, ये बड़ी कवरेज लेकर, जिसमें तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपकी राशि के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण कितना असर आपकी राशि पर डालेगा। आपको आज के दिन, क्योंकि आज अमावस्या भी है, आज के दिन आपको इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, वो सही वक्त क्या है, वो कौन सा दान है जो करके आप पुण्य कमा सकते हैं, कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण आपको करना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन भी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय कराऊं। मनीषा कौशिक जी हमारे साथ हैं, तानिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं और नंदिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले नंदिता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, हिंदुस्तान में जब ग्रहण नहीं नजर आ रहा तो कौन से नियम हमें पालन करने चाहिए और किसको हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। हम ये भी देखकर चले कि आज है अमावस्या, पितरों का दिन होता है, और एक तरफ ग्रहण है, ग्रहण में भी दान का महत्व बहुत होता है, अमावस्या पर भी दान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, अमावस्या तिथि और ग्रहण इस समय हिंदुस्तान में दो अलग पार्ट्स हैं। ग्रहण का जो है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर नेकेड आई से, यानी कि नग्न आंखों से ग्रहण नहीं दृश्य है तो उसका सूतक नहीं माना जाता। उस ग्रहण के कोई भी जो नियम होते हैं उनके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर भी करना चाहते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको ये करना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा आप अगर अपनी रेगुलर दिनचर्या कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि में पितरों की तिथि है। आज सूर्य और राहु भी बहुत कम डिग्रीज में एक दूसरे के आसपास हैं, तो ग्रहण का योग वैसे ही बन रहा है। और इस वजह से आप दान पुण्य अगर पितरों के नाम पे करते हैं, थोड़ा सा जो भी आप चीजें, और अश्विन नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु का नक्षत्र होता है, तो कुत्तों की सेवा करिए, कुछ आश्रम में जाकर के वहां पे कुछ दान पुण्य करिए, उनकी सेवा करिए, या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में, अस्पताल में जहाँ पे मेडिसिन किन एलिमेंट्स के लिए होती हैं, तो वो मेडिसिन का भी दान पुण्य आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन इस दिन, अमावस्या के दिन, अगर आप चौमुखी दीपक जलाते हैं या एक मुखी दीपक भी जलाएं, संध्या के वक्त में दक्षिण मुखी दीपक जलाएं, थोड़ी सी चावल की ढेरी रख के उसमें दिया जलाएं, पितरों के नाम से जलाएं, बहुत उत्तम रहता है। उनको स्मरण करके उनके नाम से किया गया दान पुण्य आज आपके लिए सर्वोत्तम यहाँ पे स्थितियां लेके आएगा। हम कहें कि महाफल उसका हमें महाफल मिलेगा। बिल्कुल। मनीषा जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल है। हम लोग क्योंकि लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं कि दान पुण्य क्या करें, मंत्र के बारे में हमने बात की, लेकिन खान पान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किन चीजों को हमें खाना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, ग्रहण के बाद क्या खाना खाना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में आप बताएं। जैसा नंदिता जी ने कहा कि देखिए, इंडिया में, भारत में ये दर्शनीय नहीं है, तो सूतक के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। खान पीन में कोई जो है, खान पान में कोई मनाही नहीं है, फिर भी आप इसे फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, सूर्य तो सबके लिए एक ही है, 9 जो ग्रह हैं वो भी सबके लिए एक ही है, तो ऐसा नहीं है। अगर सूर्य ग्रहण जो है वो भले यहाँ दर्शनीय नहीं है, कहीं तो है। और सूर्य को पिता का कारक, कॉन्फिडेंस का कारक, आत्मा का कारक जो है, हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी को रूल करते हैं, राजसत्ता को रूल करते हैं, सरकार को रूल करते हैं, स्पाइन को रूल करते हैं। तो जो इतने इंपॉर्टेंट, और सौर्य मंडल में इन्हें राजा का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो जो इतने बड़े दर्जे पे हों, अगर उनके लिए थोड़ा सा आज हमें जो है वो मेहनत या परिश्रम थोड़ा सा करना पड़े कि हम अपना ध्यान लगाएं, जाप करें, उनके लिए प्रे करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो पर खान पान में कोई मनाही नहीं है। आप इंडिया में, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, जो दर्शक हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, तो जिस कंट्री में आप हैं, जिस जोन में जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए सूतक के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। आप अपने खाने पीने के सामान में जो है वो तुलसी का दल जो है वो डाल के रख सकते हैं, कुशा ग्रास जो है वो डाल के रख सकते हैं।
सूर्य ग्रहण के समापन के बाद आप जो है वो दान करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब दान आप अपनी राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे अगर सूर्य से जुड़ी चीजों का दान किया जाए, गेहूं है, गुड़ है, आप सतनाजा जो है वो दान कर सकते हैं। उसके अलावा लाल कपड़े का दान भी आज शुभ माना जाता है। पितरों को याद करना, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि सूर्य जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को रूल करते हैं, तो आपको अगर किसी की इलाज की फीस से आप किसी की मदद करें तो बेहद शुभ रहता है। दवाइयों का दान देना बेहद शुभ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तान्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तान्या जी, अगर हम इस ग्रहण को देश के नजरिए से देखें तो भारत के लिए ये ग्रहण क्या असर डालेगा? देखिए, सूर्य जैसे कि सभी बता रहे हैं कि राजा है और सूर्य एक मेजर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो ऑब्वियसली देश पे भी बहुत प्रभाव इसका रहेगा, क्योंकि ग्रहण लगा है इसको, राहु इसके साथ बैठा है, चंद्रमा भी इस समय युति में है, बुध भी युति में है, तो ये सभी जो प्लैनेट्स है इन सब का प्रभाव पड़ेगा देश पे। बुध जो कि वातावरण का प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है इस साल, स्पेशली 40-45 डेज यहाँ तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी देश में। अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट पे भी मुझे मंदी नजर आ रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि बहुत नुकसान हो जाए या बहुत नीचे चल जाए, बट फिर भी आपको मंदी नजर आएगी। और साथ ही अगर हम देखें कि राजनीति में देखें तो राजनीति में भी बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी नेक्स्ट 40-45 डेज में। इंडिया में क्योंकि ये नहीं पड़ रहा है, तो फॉरेन कंट्रीज में भी जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि राजनीति में बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत चीजें आपको नोटिस होंगी। इसके साथ साथ बीमारी में भी हमें अब हमारे देश में बहुत दिखेगा कि एलर्जी हो रही है, फ्लू हो रहा है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, इस समय लोगों को बुखार हो सकता है, कोविड जैसे कि फैल रहा है, कोविड बहुत ज्यादा फैल सकता है। इसके पर इतना ही फैलेगा कि औषधियां जो है उसको कंट्रोल कर लेंगी, मेडिसिन होंगी जो उसको कंट्रोल कर लेंगी, पर ध्यान देने की जरूरत है। आप इतने रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। अर्थक्वेक्स भी देखने को मिल सकते हैं देश भर में, वर्ल्ड ओवर आपको देखने को मिल सकते हैं कि अर्थक्वेक्स आएंगे। बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपनी कंट्री, यानी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। ठीक है। राशियों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, 6 राशियों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि, अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में मैं चाहूंगी नंदिता जी आप थोड़ा सा बताएं। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो इस ग्रहण का जहां पात है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इन सब एरियाज में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में भी हल्का फुल्का अगर आप राशि के हिसाब से करें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो बदल ही रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए इस समय सप्तम भाव में आपके ग्रहण का असर रहेगा। ग्रहण के असर के होने से जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तकरार की स्थितियां बन सकती हैं। बिजनेस आदि अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं और कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको सामना वैसे करना पड़ सकता हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपके बिजनेस को लेकर के वो अभी इस समय पूर्ण ना हो। उसको पूर्ण करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने गुड़ का दान करना है। आप गुड़ का दान अवश्य करें और गुड़ थोड़ा सा डाल करके अगर सूर्य का जल अभिषेक करें, उनको अर्घ्य देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिंपल मंत्र ये रहेगा, ओम अदिति पुत्राय नमः। इस मंत्र का जप करके आप करते हैं, बिजनेस भी आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, 6ठे भाव में पड़ रहा है ग्रहण का असर आपका, तो आपके यहाँ विधि के मामले कोई भी हो, कर्जों की बात हो, उन सब चीजों में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी। डायरेक्शन, जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है फाइनेंसेस को लेके, वो थोड़ा सा यहाँ पे तकरार में आ सकता है, स्पेशली जब आप कर्जों की बात करते हैं। डेली चोर्स जो होते हैं, डेली एक्टिविटीज जो आप करते हैं, उसमें आलस्य बढ़ सकता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, स्किन एलर्जीज बहुत हो सकती हैं। केतु के नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु स्किन का कारक होता है और स्किन में यहाँ पे, और प्लस राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है केतु, तो वो भी आपके लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की क्रिएशंस कराता है। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो भी आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पे, ये 2 चीजों पे आपने ध्यान देना है। और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में आपके ग्रहण का असर रहेगा। इस ग्रहण के असर में अभी आपके प्रथम 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा कष्टकारी हो सकते हैं, फिर गुरु का ट्रांजिट आ जाएगा जिससे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग मिलेगी। लेकिन अगर विद्यार्थी वर्ग है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन रहेगा, आगे फर्दर स्टडीज किस चीज की जाए, जहां तक नौकरी आदि का संबंध है, इंटरव्यूज आदि हैं, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। लेकिन सूर्यदेव और गुरुदेव को अगर प्रसन्न करें, यानी कि अपने पिता के चरण स्पर्श करके अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। रोमांटिक लाइफ में थोड़ा सा क्लेश हो सकते हैं, संभल के रहें।
चलिए, 3 राशियों के बारे में हमने जान लिया। अगली 3 राशियां भी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम दान की बात करते हैं तो हर राशि के लिए अलग अलग दान होता है, लेकिन एक कॉमन अगर हम दान की बात करें, वापस वही बात कि भारत पर क्योंकि इसका असर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान्यता है कि ग्रहण है तो दान करना ही करना है। अगर इस तरह हमने मंदिरों में भी देखा और हमने देखा कि किस तरीके से नदियों के या फिर घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, भी इसका भी एक महत्व है। लेकिन फिर भी आज के दिन अगर लोगों को दान करना हो, एक कॉमन दान की अगर मैं बात करूं जो सब लोग कर सकते हैं, वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शास्त्रों में 4 चीजों का उल्लेख है: स्नान, जप, तप और दान। जब हम स्नान की बात करते हैं तो तीर्थ स्थल पर जो स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है, बट अब क्योंकि हम लोग वहां जाना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, जैसे ही ये ग्रहण जो है उसका समापन होगा तो आप घर पर अगर हैं तो उसमें थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल जो है वो आप मिलाकर नहा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑफिस में हैं, अगर आप चाहें तो अपने साथ, अगर अभी नहीं निकले हैं ऑफिस के लिए, तो थोड़ा सा गंगा जल से कैरी कर सकते हैं, उसके छींटे जो है अपने ऊपर दे दीजिए। वो भी मुमकिन ना हो तो जब ग्रहण का समापन होगा, नॉर्मल पानी लेकर, साफ पानी लेकर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम शब्द का सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं और अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लें। वो इक्विवेलेंट ही होगा कि तीर्थ स्थल की जो आपने स्नान किया। दूसरा है जप। जप में आप कोई भी मंत्र जो इजीली आप कह सकते हैं, बड़े बड़े मंत्रों के गलत उच्चारण से अपने आप को बचाना चाहिए, वो कहें जो इजीली कह सकते हैं। नहीं कह सकते तो उन्हें सुन लीजिए, एकाग्र मन से सुनिए, उतना सुनिए जितना मुमकिन हो। ध्यान जो है वो घड़ी पर रखकर नहीं सुनना चाहिए। तप, कोशिश कीजिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम किसी से अपशब्द ना कहें, अपने जो है नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना लाने दें, किसी के प्रति हम एंग्जाइटी या गुस्सा या द्वेष, ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। फाइनली आपका सवाल, दान क्या करें? दान का महत्व सूर्य ग्रहण तो है ही, साथ ही साथ नंदिता जी ने शो की शुरुआत में बताया कि आज अमावस्या भी है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने ये नियम रखा। आज भी देश के कितने कोनों में अमावस्या का दान जो है वो नियमित रूप से घरों में किया जाता है। अब इससे पितृदोष दूर होता है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाने अनजाने में ये काम तो करते आए हैं कि पुश्ते जो हैं वो पितृदोष से जो है वो मुक्त रहें। तो आज जो आप जिन चीजों का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान, गुड़ का दान, आप सतनाजे को दान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का दान करना भी शुभ रहता है। किसी की इलाज की फीस से अगर आप मदद करते हैं तो वो भी दान ही कहलाता है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ ताने जी भी मौजूद है, लेकिन खगोल शास्त्री अमिताभ पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम अगर ज्योतिष नजरिए से देख रहे हैं तो वैज्ञानिक नजरिए से भी एक बहुत बड़ी घटना है। इसको हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, जरा इस टर्मिनोलॉजी को हमें समझाइए। देखिए, टर्मिनोलॉजी समझिए और साथ में ये भी समझिए कि ग्रहण से कोई अशुभ नहीं होता है। सारी दुनिया में लोग ग्रहण देखते हैं और लोग ग्रहण देखने के लिए जाते हैं स्पेशली। जी ठीक है। जहां तक इस स्पेसिफिक एक्लिप्स की बात करें तो होता ही है कि 2 तरह के ग्रहण होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण में। एक तो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जो जहाँ पे चंद्रमा की छाया के बाहरी हिस्से में हो आप, तो अगर चंद्रमा की छाया के बीचों बीच में है वहां पे या तो पूरा सूरज ढक जाएगा, उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो कक्षा है वो इलिप्टिकल है, तो कभी डिस्टेंस ज्यादा होती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बोलते हैं कि सुपर मून जिसको आप कभी कहते हैं, उस टाइम तो जब वो स्थिति ग्रहण के समय होगी तो पूरा सूरज ढक जाएगा, उसको पूर्ण सूर्य। एक होता है चंद्रमा थोड़ा पास होता है तो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता है, इसको हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं या वलय सूर्य ग्रहण, कंजंक्ट सूर्य ग्रहण, कई तरह का उसका नाम दिया जाता है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो वलय सूर्य ग्रहण एकदम उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट है, लेकिन पूरा वलय भी नहीं। तो क्या होता है कि जब एक्लिप्स की शैडो पड़नी कहीं शुरू हुई और शैडो धीरे धीरे धरती आगे मूव करती है, धरती वेस्ट ईस्ट रोटेट कर रही है, तो फिर आगे जाके जब क्या होती है शैडो की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा पड़ती है धरती पर जाके, तो वहां पे कुछ देर के लिए आपको एनुलर एक्लिप्स दिखाई देता है। इसको हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, कि जहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कभी दिख रहा है और किसी जगह पे जाके वो वलय सूर्य ग्रहण या अपने एनुलर एक्लिप्स भी हो जाता है। ठीक है अमिताभ जी, आपने बताया कि ये खगोलीय घटना किस तरीके से और हाइब्रिड इसे क्यों कहा जा रहा है, लेकिन ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ बने हुए हैं और हम दोनों ही एंगल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तान्या जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। ज्योतिष में ये माना जाता है कि सूर्य पिता को अफेक्ट करता है और चंद्र माता को अफेक्ट करता है। तो अब जब सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो क्या ये ग्रहण का प्रभाव सिर्फ जिनकी राशि का स्वामी सूर्य है उन पर पड़ेगा या हर किसी पर देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा है तो बचाव कैसे करें? देखिए, सूर्य तो हर कुंडली में होता है, हर किसी के
ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पिता का कारक सूर्य है, माता का कारक चंद्रमा है, और इस समय दोनों ही राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो इफेक्ट तो सभी राशियों पे पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के इफेक्ट पड़ेंगे, पर ऑब्वियसली किसी पे ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा, किसी पे थोड़ा काम भी बनते नजर आएंगे, किसी किसी के काम भी इस सूर्य ग्रहण से बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। और सिंह राशि जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं, खास तौर से क्योंकि वो सूर्य की ही राशि है और सूर्य को ही ग्रहण लगा हुआ है, तो सिंह राशि पे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। पिता का भी कारक है, और साथ ही देखते हैं तो हम देखेंगे कि उस राशि के जो जातक हैं उनमें क्रोध ज्यादा आएगा। मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि ज्यादा आप कटु वर्ड शब्द ना यूज कीजिए, आप गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके रिलेशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, आपके पर्सनल फ्रंट पे भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, दोस्तों पे भी दुश्मन इस समय ज्यादा बन जाएंगे। और दुश्मनों के साथ भी आप देखेंगे कि आपकी एक जो लड़ाई है वो एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगी। तो आपको बहुत नियंत्रण रखना है अपनी वाणी पर, कोशिश करनी है कि आप जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, और नहीं तो सबसे रामबाण उपाय इस समय ये है कि आप कम इंटरेक्ट करें। बहुत इंपल्सिव डिसीजन किसी भी तरीके से आप मत लीजिए, बहुत कम इंटरेक्शन रखिए, थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल रखें, क्योंकि जब सूर्य इफेक्ट होता है, राहु के साथ आता है, तो एक इसमें उपाय ये भी बताया जाता है कि थोड़ा सा अपना प्रोफाइल लो कर लीजिए, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल लो रखें, थोड़ा सा सामाजिक तौर पे इस समय कम जाएं, कम अपने ओपिनियंस कम रखें लोगों के सामने, क्योंकि आपकी वो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो सकती है, लोग आपको नेगेटिवली ले सकते हैं। और इस समय आपको सूर्य का खास तौर से दान करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप गुड़ भी का पानी बनाकर भी अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं तो इस समय बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, गुड़ सर्दियों के समय गर्मी देता है और गर्मियों के समय ठंडक देता है, तो गुड़ अपने आप में ही एक बहुत अच्छा पदार्थ है। गुड़ का आपको सेवन करना चाहिए और उसका दान पुण्य करना चाहिए। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए, कहा जा रहा है कि 100 साल बाद इस तरह का ग्रहण लगा है। अमिताभ जी, इसके बाद हम कब देख सकते हैं इस तरह का हाइब्रिड सूर्य ग्रहण? देखिए, ये जो है पता नहीं धारणा कहाँ से आ गई कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 100 साल के बाद हुआ है। लगातार होते रहते हैं इस तरह के हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। पिछले साल भी हुआ था, 1-2 साल के बाद फिर आने वाला है। ये कई बार इस तरह की जानकारी गूगल से उठा ली जाती है बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, एनुलर एक्लिप्स है, टोटल एक्लिप्स है, ये साल में 2 एक्लिप्स तो होते ही होते हैं, आप मान के चलिए मिनिमम 2 एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण तो हो ही जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और टोटल 7 ग्रहण तक हो सकते हैं एक साथ, इनका जो ग्रहणों कैलकुलेशन जो होता है उसके हिसाब से। तो एक बहुत ही सामान्य घटना है, इसको बहुत ही मतलब बल्कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो बहुत खूबसूरत घटना होती है। सारी दुनिया से लोग इनको देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके देखने के लिए जाते हैं, और बाकी सारी दुनिया में कहीं कोई प्रकोप नहीं आता है, कोई घरों में चुपकर नहीं बैठता है। ये तो बहुत कई बार मुझे हंसी आती है कि हम इंसान इतने विकसित हो गए, हमने इतनी बुद्धि विकसित कर ली है, चंद्रलोक में घुमाए हैं, मंगल पे हमारे यान उतर गए हैं, अभी भी हम इस तरह के अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं। इससे बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, ये वरना मुझे लगता है कि देश की बुद्धि पे ग्रहण लग जाएगा, सबसे बड़ा खतरा ये। नंदिता जी, देखिए अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि हर ग्रह हर प्लेनेट अपनी अपनी चाल चल रहा है, वो किसी के आगे आएगा, किसी के पीछे जाएगा, कहीं ग्रहण लगेगा, कहीं हाइब्रिड होगा, चाहे चंद्र हो या फिर सूर्य हो, वो तो अपनी चाल चल रहे हैं, तो इसमें अलग क्या चीज हो जाती है? देखिए, यहाँ पे 2 बातें फिर आती हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी हो या हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ हैं, ये सब सुपरस्टिशन को वो कहते हैं, ऐसा नहीं है। पुराने संत जो थे वो साइंटिस्ट ही हुआ करते थे, और उनके जो मैं एक अथर्ववेद का श्लोक, इन्होंने अभी चंद्रमा की बात की कि वहां हम जा रहे हैं, तो इनसे पूछे कि चंद्रमा में जाके जो मिट्टी लेके आए थे उस मिट्टी का रंग क्या था। उस मिट्टी का रंग जो श्याम वर्ण का होता है, काला और ग्रे एक मिक्सचर का था, वो मिट्टी का रंग है। ये हमारे अथर्ववेद में 4000 साल पूर्व लिख दिया गया था, चंद्र मधि कृष्णम, यानी कि चंद्र मीन्स चंद्रमा, मधि मीन्स सॉयल, कृष्ण मीन्स कृष्ण रंग की यानी कि ब्लैक कलर की है।
अब आप ये बताइए 4000 साल पहले जब गैलीलियो भी नहीं थे, जिनके पास टेलीस्कोप नहीं था, उसके बाद पता चला कि हाँ भैया धरती गोल नहीं है, हम तो भूगोल कब से बोले जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये इस तरह की जो श्लोकों के रूप में चीजों को विवरण किया गया है, अगर आप संस्कृत नहीं पहचानते, आप संस्कृत नहीं पढ़ पाए, तो आप उसका कैसे उसका अवलोकन कर सकते हैं या कैसे उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में या उसकी व्याख्या कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि मैंने पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री और मुझसे आप बात कर लें फिजिक्स की, तो वो नहीं हो पाएगा। या मैंने ह्यूमैनिटीज में कोई सब्जेक्ट पढ़ा और मेरे से फिजिक्स की बात कर ले, तो जब तक मुझे उसका ज्ञान नहीं होगा तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। साइंटिस्ट कभी भी अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखता, वो हमेशा रिसर्च की तरफ प्रेरित रहता है, रिसर्च को करने की कोशिश करता है। जो स्वर्गीय यशपाल जी हैं, उनका बड़ा मैं सम्मान करती हूँ। उनका बड़े एक प्रोग्राम आता था टर्निंग पॉइंट, हम उसको बड़ा फॉलो किया करते थे जब स्टूडेंट थे। तो उनके साथ एक बार शो किया था, उन्होंने ये चीज मानी और उन्होंने ये कहा कि हमारी साइंस की विधाएं अभी लिमिटेड हैं। आप जिस विधा पे बात करती हैं, आप वो पैरा साइंस में भी चले जाते हैं। उस तक का पहुंचने में अभी हमें समय लगेगा, लेकिन जब तक हम उस तक का नहीं पहुंचे, हम आपको सुपरस्टिशन भी नहीं बोलते। हो सकता है जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम उस सत्य का अभी तक का अवलोकन नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारी सोच लिमिटेड है। ठीक है, अपने अपने मत हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, शिल्पी का रुख कर लेते हैं। आएंगे आपके पास अमिताभ जी, अभी लौटेंगे और आपका रिएक्शन भी लेंगे। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी मंदिर में मौजूद है, लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी, वहां अभी दिखाएं क्या लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में, पहले की अपेक्षा क्या थोड़ा लोगों का आना जाना शुरू हुआ है? देखिए, अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे संभवतः यही बात है कि अब जब ग्रहण काल ये खत्म होगा तो उसके बाद लोग आएंगे। उसके पीछे ये नहीं है कि यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव है, क्योंकि सूतक तो नहीं है, लेकिन जो लोगों को दान करना होता है, जो लोगों को अपने पूर्वजों के निमित्त भी देना होता है, मंदिर के बाहर बैठे लोगों को भी लोग देते हैं। तो ऐसे में कई लोग हम लोगों को ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि वो आए हैं और फिर से आएंगे दोबारा वो ग्रहण की अवधि जो है वो समाप्त होने के बाद। तो एक मन पर प्रभाव जरूर इस बात का रहता है। और जो उसके बाद जो चीजें की जाती हैं, जैसा कि पंडित जी भी लगातार बता रहे हैं, हमारे गेस्ट बता रहे हैं, वो भी लोग करते हैं। कुछ लोग घर में ही ऐसा करते हैं, कुछ लोग मंदिर में आकर के दान पुण्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को इस समय अपना लोग समय बिताते हैं, कुछ लोग तो हमारे आपकी तरह बिल्कुल काम पर निकले हैं और कर्म क्षेत्र में ही सक्रिय है, लेकिन जो लोग घर में हैं वो इस समय जप करना उनको लगता है कि श्रेष्ठकर है, और वो ऐसा करते हैं क्योंकि अपने इष्ट देव का ध्यान, उनका जप या फिर सूर्य मंत्र का जाप लोग करते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, यानी कि जाप करते हैं। तो भले ही आज यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई न पड़ रहा हो, उसका सूतक न हो, उसका कोई प्रभाव न दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं इसका असर जरूर मुझे यहाँ कम से कम दिखाई पड़ रहा है। जो लोग हैं वो उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे। हालांकि दोपहर का वक्त तो चला है तो वैसे भी थोड़ा सा कम लोग आते हैं, लेकिन सुबह के समय में हमने ये देखा था कि कम लोग आते थे, आ रहे थे, और जबकि आम दिनों में थोड़े से ज्यादा लोग आते हैं। तो ये फर्क जो है वो कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, शिल्पी रही है हमारे साथ। तमाम ज्योतिषाचार्य और अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नेहरू तारामंडल सीधा लिए चलते हैं, वरुण हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। वरुण, वहां की हलचल भी हमें दिखाइए। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लगातार जो है वो अप क्लोज तस्वीर ये समझा रही है कि अंत की तरफ जो है वो सूर्य ग्रहण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूर्णकालिक जो है वो थोड़ी देर में स्थिति साफ क्लियर हो जाएगी। दो पिक्चर्स आप देख सकती हैं, आंशिक और थोड़ा सा अलग, और तीसरी तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि लगभग अंत की तरफ है। तो अभी जो तस्वीर नजर आ रही है इसे आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? जी, ऑलमोस्ट अब 12:29 पे ये इक्लिप्स खत्म होने के कागार पे है। तो लास्ट क्वार्टर पे हम हैं, जब छाया जो है ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट को कवर करते करते एक वलय बनाएगी और रिंग ऑफ फायर जो है हम वो देख पाएंगे। बिल्कुल स्लाइटली थिन क्रस्ट जो है वो बाहर रह जाता है, सूर्य का हिस्सा, और चंद्रमा फिर इसकी छाया से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से कि जो भी यहाँ पर नेहरू तारामंडल में आ रहा है बहुत ही जिज्ञासा के साथ इसको देख रहा है। तो आप खुद कहती हैं कि शायद खगोलीय दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। आप ये मानते हैं कि इस प्रकार के जो भी घटनाक्रम होता है निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नई जिज्ञासा और नई जानकारी देके जाता है? जी बिल्कुल, इसको समझना अपने आप में, क्योंकि हम किताबों पे ये चीजें पढ़ते हैं और जब हम उसको प्रत्यक्ष अपने सामने होते हुए देखते हैं
तो कुदरत पे, नेचर पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और चाहे आप खगोल के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, इंसान का दूसरा इंटरेस्ट जो है वो शायद अंतरिक्ष है। तो ये डेफिनेटली खगोल विज्ञान जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इसको प्रत्यक्ष देखना, समझना और इसके बारे में जानना, इसके इंफॉर्मेशन को समझने के लिए लोग प्लानिटेरियम आते हैं। तो सुबह 7 बजे से ग्रहण काल प्रारंभ हुआ है और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जिस पर आप हमारी ये महा कवरेज देख रहे हैं लगातार गुड न्यूज टुडे पर। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। 5 घंटे 20 मिनट तक ये पूरा ग्रहण काल चलेगा और अब बस एक और घंटा, 11:34 हो गए हैं और 12:29 पर ग्रहण काल समाप्त होगा। और उसके बाद का क्या विधान रहेगा, अभी फिलहाल क्या करना है, ज्योतिष के नजरिए से और साइंस के नजरिए से कितनी बड़ी ये घटना है। कोई इसको सकारात्मक मानता है, कोई मानता है कि इसमें कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन उसको भी ठीक किया जाएगा। तो दोनों पहलू, यानी सिक्के के दोनों पहलू हम आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक बार जल्दी से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वैज्ञानिक अमिताभ जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी हमारे साथ है, तान्या जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मनीषा कौशिक जी भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं ग्रहण काल के दौरान, और उसके बाद भी ये कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी सूर्य ग्रहण पर। तो अभी फिलहाल 1 ही घंटे का और वक्त रह गया है। आगे बढ़े उससे पहले इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले इसका साइंटिफिक पहलू समझते हैं अमिताभ जी से। जी हाँ, जैसे कि अभी प्रोफेसर यशपाल की चर्चा की थी नंदिता जी ने, तो उसमें प्रोफेसर यशपाल के साथ मैंने काम किया है, मिला नहीं हूँ, सर काम किया है। और हम लोगों ने पूरा देश भर में इस तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ कैंपेन चलाया। स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए थे कि जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, अंधविश्वासों से दूर हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये उल्टी गाड़ी चलती नजर आ रही है। अब तो स्कूल के कोर्स में से विज्ञान की बातें हटाई जा रही है, डार्विन को हटाया जा रहा है, दूसरी साइंटिफिक चीज हटाई जा रही है, मेंडलेव की प्रेडिक्टेबल हटाई जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य है, मतलब कि हम आज के इस वैज्ञानिक रूप में, जो हमारी सारी जिंदगी विज्ञान से चलती है। अमिताभ जी देखिए, ये एक खगोलीय घटना है, जाहिर सी बात है कि हम इससे विज्ञान को नहीं हटा सकते, हम इससे शास्त्रों को भी नहीं हटा सकते, धर्म को भी नहीं हटा सकते। सर, आपके नजरिए से भी ये सही है, आपके नजरिए से भी सही है, ज्योतिषियों के नजरिए से भी सही है। आर्यभट्ट ने शास्त्रों को खारिज किया था, गैलीलियो ने शास्त्रों को खारिज किया था, उससे विज्ञान आगे बढ़ा। जब तक गलत बात को खारिज नहीं करेंगे, विज्ञान आगे नहीं। अमिताभ जी यहाँ पर खारिज किसी को भी नहीं करना है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला सवाल था नवजोत का, वो सवाल आपसे दरअसल ये था कि इस पूरी घटना को अगर हम साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो कैसे से समझेंगे, वो बताएं। जी हाँ, चलिए। विज्ञान ये कहता है कि विज्ञान ने हमको बताया चंद्रमा कोई देवता नहीं है, राहु केतु जैसे कोई राक्षस सूर्य की परिक्रमा या पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। विज्ञान ये बताता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में, सूर्य पृथ्वी के बीच में आया था, चंद्रमा की छाया धरती पर, छाया वैसे पड़ती जब रात के वक्त भी सूरज की रोशनी नहीं होती, तो वैसे थोड़े से हिस्से में सूरज की रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा नहीं हो जाता पूरा। तो जैसे रात के समय जो दिक्कतें होती हैं वही समय, उस समय उससे बहुत कम दिक्कतें ग्रहण के समय होती हैं। आपको ऐसा नहीं कि दिखना बंद हो जाए, हाँ अंधेरा जैसा जरूर हो जाता है। कुछ पक्षी अजीब व्यवहार करने लगते हैं, उनको लगता है अरे भी शाम का वक्त नहीं हुआ, शाम कैसे कराई। लेकिन मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, जैसे अपनी बुद्धि से यंत्र बना के, अंतरिक्ष यान बना के चंद्रलोक, सूर्य के पास जाके सूरज को छू के भी देख लिया है किस चीज का बना हुआ है। तो विज्ञान लगातार आगे बढ़ता है, पुराने अंधविश्वासों को छोड़ता है जी। ये विज्ञान में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, सिर्फ ये नहीं कि नई चीजें बताना, पुरानी गलत चीजों को खारिज करना विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना विज्ञान संभव ही नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस ग्रहण का क्या है साइंटिफिक पहलू और एस्ट्रोलॉजर्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, दोनों ही चीजें हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर जुड़ने के लिए। तमाम तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं इसी पर एक रिएक्शन, नंदिता जी हालांकि आप पहले इसको लेकर स्पष्ट कर चुकी है, छोटा सा रिएक्शन और साथ ही साथ बची हुई 3 राशियों के बारे में भी। जी देखिए, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों को बिल्कुल ही नकार देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्योंकि शास्त्रों की बात करूं, अभी मैं इसी में उन्होंने बोला ग्रहण का कोई वर्णन नहीं, तो महर्षि अत्रि ने ऋग्वेद में बिल्कुल डिटेल्स में एक 4 स्टेप बताए ग्रहण के, जो आज साइंस इस चीज को मानती है कि 4 स्टेजेस होते हैं एक्लिप्स के।
पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको अथर्ववेद का भी बताया, जिक्र करा है, जहां पे मून की सॉइल का उस टाइम पे जब दूरबीन नाम की चीज नहीं थी, ये बता दिया कि उसका सॉइल का कलर क्या है जी। तीसरी चीज, वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखें तो अरण्य कांड में आप जाएंगे और अरण्य कांड में जो पहले 15 श्लोक हैं, 23वें सर्ग में जाके पहले 15 श्लोक वो पूरी क्लैरिटी से बात करते हैं कि कैसे ग्रहण होता है और उसकी क्या परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसा अगर आप ये बोलते हैं कि ग्रहणों का जो साइंटिफिक जो आज आप विवरण करते हैं, ये विवरण हमारे ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं माफी चाहूंगी आपको टोक दूं, लेकिन एक और चीज देखिए ना, हम इसको सरल भाषा में अगर मैं आप दोनों की बातचीत सुनूं तो हम कह सकते हैं कि चश्मा अलग अलग हो सकता है लेकिन मानने का तरीका ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आती तो आप उस चीज को नकार नहीं सकते और उसमें आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उसको समझने की कोशिश करिए कि वो श्लोकों के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक मान्यता जो है, और इसके जो बाकी साइंटिफिक टेस्ट एंड रिजल्ट्स होते हैं, आप उसको भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, देखिए विज्ञान जो होता है वो डेटा पे बिलीव करता है। वहीं पे अगर शास्त्रों की बात करें तो वो हमारे साइंटिस्टों ने भी कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा, उसी के बेसिस में। अब ये वाल्मीकि रामायण ही है तो ये तो ईसा पूर्व 300 सदी में हुई वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है, तब तो गैलीलियो का कोई नामकरण ही नहीं था, वो आए भी नहीं थे इस दुनिया में। तो आप ऐसे सोचे, ऐसा नहीं आप नकार सकते हैं इस चीज को। ये समय ऐसा है जहां पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी अगर पैरेलल एक साथ चलेंगी तो और बहुत ज्यादा आविष्कार आएंगे। एक छोटा सा रिएक्शन, मनीषा जी आप कुछ कहना चाह रही थी इसी पर। मैं नंदा जी की बात से अग्री करती हूँ और मैं यही चीज ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए हम तो हमेशा साइंस और ज्योतिष को साथ लेकर चलते हैं, बट कुछ मैं ये कहूंगी कि साइंटिस्ट कई जो हैं वो नहीं इसको साथ लेना चाहते। जैसे नंदा जी ने कहा कि हमारे जितने वेद हैं, जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में बिना पढ़े अगर आप किसी चीज को नकार दें तो वो सही नहीं होगा। आज अब्रॉड में कितनी यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आप प्रैक्टिकली ये देखिए, रामायण का ही अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें, उड़न खटोले का जिक्र किया है तो आज हम एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स में घूम रहे हैं। तो वो तो उड़न खटोले का तो है, वो कितने अरसे पहले जो है वो मेंशन कर दिया गया था। जहां तक बात है साइंस की, या हमारे वेदों में बहुत चीजें लिखी गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे उसकी भाषा में ना समझ के हम अगर उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन में जब समझते हैं तब वहां थोड़ा सा गैप हो सकता है। बिल्कुल। चलिए मनीषा जी लौटेंगे, हमारे साथ तान्या जी भी मौजूद हैं। तान्या जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से 3 बची हुई राशियां, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि से शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण का असर रहेगा, यानी कि परिवार की स्थितियां थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफदेह हो सकती हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि आपस में परिवारजनों के साथ आप थोड़ा सा एग्जर्शन लेकर के आ सकते हैं या किसी बात को लेकर थोड़ा सा अपेक्षित महसूस कर सकते हैं। माता की सेहत की तरफ ध्यान देना है। घर में रेनोवेशन वगैरह हो तो वो तोड़फोड़ ज्यादा हो, लंबे समय तक खिंच सकती है। वाहन आदि अगर नया खरीदना चाह रहे हैं अभी इस समय अवॉइड करें आप, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी कुछ कष्ट इस समय आ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये थोड़ा सा स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो आपके तृतीय स्थान पे ग्रहण का असर रहेगा, यानी कि पराक्रम की दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक बॉडी में जो एक बेसिक एनर्जी होती है उसका लेवल आपका थोड़ा नीचे हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा संबंध कटु हो सकते हैं, इस तरफ भी ध्यान देना। या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में भी निकल के आ सकते हैं। या आपकी जो पीआर स्किल्स है, व्यवहार कुशलता है, उसको जैसे आप कुछ समझाना किसी को कुछ चाह रहे हैं और कुछ दूसरी ही चीजें समझ में आ रही हैं, उस तरह की भी मनस्थिति बन सकती है। इस तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और मीन राशि वालों की बात करूं तो अपनी धन संपदा की तरफ बहुत ध्यान दीजिए, खासतौर पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। और अपनी वाणी पे, मतलब मीठा बोलिए, कटु वाणी यहाँ पे हो सकती है जिसकी वजह से आपके अपनों को कष्ट मिल सकता है। जाति बिरादरी में भी कुछ दोष आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, इस तरफ भी ध्यान देना है। धन आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। बिल्कुल नंदिता जी, आपने सभी राशियों के बारे में बताया। मनीष का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मनीष, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है तो ध्यान और स्नान का बहुत महत्व होता है और ग्रहण भी है, तो अभी बताएं मुझे वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, पहले आपको बता दूं कि मैं ब्रह्म सरोवर के पास में हूं और सरोवर की तरफ क्योंकि बहुत धूप हो चुकी है, इसलिए धीरे धीरे जो संख्या है श्रद्धालुओं की, भक्तों की, वो वहां पर अब कम होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है सरोवर के ठीक सामने, जहां पर तमाम जो पंडित हैं वो बैठते हैं, वहां पर पूजा पाठ का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, लोग बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि घर में सब कुछ ठीक रहे। और जिस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट वो भी बता रहे हैं कि राशियों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, उन राशियों के हिसाब से भी लोग पूजा करवा रहे हैं।
ताकि जो भी समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्या ना हो, कोई बड़ी दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से ये सब कुछ ठीक ठाक तरीके से बीत जाए, यही कोशिश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और तमाम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो या तो पूजा कर चुके हैं या फिर अभी भी पूजा करवाने के लिए बैठे हुए, लेकिन जो सुबह से स्नान का सिलसिला था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उसकी वजह एक ही कि जो सूर्य देवता हैं उनकी किरणें बहुत तेज हो रही हैं, धूप बहुत तेज हो रही है, इसलिए लोग अब उस तरफ जाने से थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन जो पूजा पाठ का काम है वो लगातार यहाँ पर आपको जारी दिखाई बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, सुबह वाले टिप्स का भी हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका भी पालन कर रहे होंगे वहां पर, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं ब्रह्म सरोवर, स्नान का बहुत महत्व है और मेरे ख्याल से आपकी राशि के हिसाब से जरूरत भी है। छींटे ले लीजिए। छींटे। चलिए आप वहां से जैसे ही आप वहां से धन्यवाद करेंगे, मैं वहां प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। जी जी जी। चलिए अभी तो रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।